अविनाश जी, आपका जो टेन्योर था एसटीएफ में, जी। जैसा कि सीरीज में दिखाया गया और जैसा कि हम लोग ने पेपरों में पढ़ा और जैसा कि हम लोग को नॉलेज में है, जैसे हम लोग जानते हैं, हुँ। आपका खौफ था। अब खौफ़ के बारे में तो अपराधी ही बता सकता है, मैं स्वयं तो बता नहीं सकता कि मेरा कितना खौफ़ था। अविनाश जी, आपको कभी ये डर नहीं लगा कि आपको ह्यूमन राइट्स की इंक्वायरीज फेस करनी पड़ेंगी या आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बाद में आप किसी समस्या में फंस सकते हैं? क्योंकि जो आपका मोडस ऑपरेंडी था वो था कि पकड़ा और वहीं पे फैसला। नहीं, ऐसा नहीं होता था कि पकड़ा और वहीं पे फैसला। अविनाश जी, सीरीज में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट दिखाया था कि कानपुर का एक परिवार था जिसमें उनकी घर की तीनों लेडीज के साथ बलात्कार हुआ और उनको काफी मारा गया। आपने उन क्रिमिनल्स को चेज किया था और फिर उनका सफाया कर दिया था। कुछ बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, वो घटना सही है और सही दिखाई गई है। अपने हाथ में कुछ नहीं है, भ्रम में मत जियो भाई। जब चलनी होगी चल जाएगी, जब लगनी होगी लग जाएगी, जब आना होगा तो वक़्त आ जाएगा। और जब तक नहीं आना, बस हर हर महादेव, जय महाकाल। Viewers, I'm your host Charan P. Singh Bagga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show. This episode is brought to you by the ACE Group, where exclusivity meets accessibility. आज हमारे साथ हैं लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की आन बान शान श्री अविनाश मिश्रा जी, जो कि एक रिनॉन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे, जिन्होंने अपने कमाल दिखाए एसटीएफ में और बाद में एटीएस में। टेररिज्म को इन्होंने काफी हद तक रोका और टेररिस्ट का जीना हराम कर दिया, रातों की नींद उनकी उड़ा दी। वेलकम टू द शो अविनाश जी। थैंक यू। अविनाश जी, इंस्पेक्टर अविनाश, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत में सब घरों के बच्चों पे, उनके माँ बाप के जबान पे ये नाम होगा। जब आप देखते हैं सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश, तो कैसा महसूस होता है आपको? इंस्पेक्टर अविनाश जब मैं सीरीज़ में देखता हूँ तो मुझे अपना कैरेक्टर एक रंग-बिरंगा नज़र आता है। पहले जब खुद को देखता था, खुद के बारे में सोचता था तो एक काम की भावना से देखा करता था कि ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन सीरीज़ में मैंने देखा तो मसाले के साथ तो प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। 3 शब्दों में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो इंस्पेक्टर अविनाश को, तो कौन से 3 शब्द होंगे वो? अति उत्तम सीरीज़। बहुत मेहनत की है इसमें रणदीप हुड्डा ने, नीरज पाठक ने, बहुत ही सुंदर। क्या रणदीप जी को आपने पूरा रोल एक ही बार में समझाया या आप पूरी सीरीज उनके साथ लगे रहे? नहीं, जब मौका, स्टार्टिंग में तो पहले हम लोग काफ़ी देर बैठते थे, 8-8 घंटे बैठते थे और रणदीप बहुत अच्छे से सुना करते थे मुझे और मुझे देखते थे, मेरी हरकतें देखते थे, उसकी कॉपी करते थे वो। और फिर उसके बाद डायरेक्टर नीरज पाठक ने उनको समझाया। रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप लोग जानते ही हैं। वो बहुत जल्दी चीज़ को पकड़ते हैं और उस कैरेक्टर में उतर जाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद जब मौका मिला तो मैं रहा साथ में, जैसे लखनऊ में रहा शूट में रहा, ऋषिकेश में रहा, बॉम्बे रहा। तो पूरे में तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिला मैं साथ में रहा उनके। अविनाश जी, आपका जो टेन्योर था एसटीएफ में, जी। जैसा कि सीरीज में दिखाया गया और जैसा कि हम लोग ने पेपरों में पढ़ा और जैसा कि हम लोग को नॉलेज में है, जैसे हम लोग जानते हैं, आपका खौफ था। अब खौफ के बारे में तो अपराधी ही बता सकता है, मैं स्वयं तो बता नहीं सकता कि मेरा कितना खौफ था, या आम जनता बता सकती है कि नहीं साहब आपका बड़ा खौफ था अपराधियों में। ये खौफ कैसे पैदा हुआ? देखिएगा, एक काम करने का तरीका होता है अपना, एक पुलिसिंग जो है वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। और जब आपका एक मैसेज जाता है कि नहीं यार, ये बंदा, ये पुलिस अफ़सर जो है ये सिर्फ़ अपराधियों के लिए ही बना है, आम जनता के साथ बड़ा अच्छा इसका व्यवहार रहता है, लोगों की मदद करता है, तो वो खौफ़ अपराधियों में बनता है, आम जनता में नहीं।
और वो बना भी रहना चाहिए पुलिस वाले। अविनाश जी, आपको कभी ये डर नहीं लगा कि आपको ह्यूमन राइट्स की इंक्वायरीज फेस करनी पड़ेंगी या आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बाद में आप किसी समस्या में फंस सकते हैं? क्योंकि जो आपका मोडस ऑपरेंडी था वो था कि पकड़ा और वहीं पे फैसला। नहीं, ऐसा नहीं होता था कि पकड़ा और वहीं पे फैसला। वो तो जैसी परिस्थितियाँ बनती थी, वैसी कार्रवाई होती थी। और अगर पहले से दिमाग में ये बैठा लिया जाए कि ह्यूमन राइट दिक्कत करेगा या कोर्ट से दिक्कत आएगी, तो फिर काम नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, ह्यूमन राइट्स की भी प्रॉब्लम्स आई, कोर्ट की भी प्रॉब्लम्स आई, और महाकाल ने सब ठीक किया और अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। देवों के देव महादेव पे आपको, आप उनके बिल्कुल भक्तों के भक्त हैं। मैं हाँ, और आपने सीरीज में एक गुरु जी से हर बारी वो ली कि जब भी आप किसी समस्या में फंस जाते थे या आपके ग्रह ठीक नहीं थे तो आप वो गुरु जी को फोन करते थे। कुछ बताना चाहिए गुरु जी के बारे में? मेरे गुरुजी हैं और मेरा उनसे संपर्क अ, आप 95 से है। और मेरे ग्रह खराब होते थे ये तो मुझे नहीं पता चलता था, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी या मैं परेशान होता था तो मैं उनसे राय ज़रूर लेता था कि गुरुजी यहाँ अटक गया, क्या करूँ? वो मेरे गुरुजी हैं पंकज किशोर गौड़ जी, ज्योतिषाचार्य हैं। और देहरादून में एक जगह है सेलाकुई, वहाँ पे उनका आश्रम है। और उन्हीं का किरदार इस सीरीज में दिखाया गया है। आप आज भी उनसे राय लेते हैं कोई समस्या में या कोई अब परेशान? मेरा काम कुछ ऐसा तो रह नहीं गया, तो आशीर्वाद लेता रहता हूँ। पुलिस वाले जो वर्दी में होते हैं हम्म। उनकी कलम बड़ी अच्छी चलती है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, विवेचना। आपका हाथ पिस्तौल पे बड़ा अच्छा चलता था। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना पिस्तौल में अच्छा चलता था उतना मेरी कलम भी अच्छी चलती थी, क्योंकि पिस्तौल चलने के बाद कलम की भी ज़रूरत पड़ती है ना। अगर पेपर वर्क सही नहीं होगा तब तो फिर जो अभी आपने क्वेश्चन किया था ह्यूमन राइट्स और कोर्ट, तो वो तो फिर फंसे ही रहते उसमें ना। तो कलम भी अच्छी चलनी चाहिए, तो तो दोनों चीज़ें अच्छी चलती थी। आप एक कंप्लीट पैकेज थे, जैसा कि इंस्पेक्टर अविनाश में दिखाया गया। आप वो पूरे कंप्लीट वो पैकेज थे। वो देखिए, सक्सेस के लिए और परेशानियों से बचने के लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं या आपने जो किया है वो एक आपके पुलिस एक्ट के तहत आना चाहिए, सीआरपीसी आईपीसी के अंतर्गत आना चाहिए और ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आना चाहिए, तभी आपकी पूरी कार्रवाई सही होगी। तो आप पहले ही इसको प्लान कर लेते थे या करने नहीं, के बाद? पेपर वर्क तो फिर करने के बाद ही होता है ना। पेपर वर्क तो पहले से प्लान नहीं कर सकते ना। अविनाश जी, सीरीज में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट दिखाया था कि कानपुर का एक परिवार था जिसमें उनकी घर की तीनों लेडीज के साथ बलात्कार हुआ और उनको काफी मारा गया। आपने उन क्रिमिनल्स को चेज किया था और फिर उनका सफाया कर दिया था। कुछ बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, वो घटना सही है और सही दिखाई गई है, लेकिन कुछ फ़िल्मी मसाला उसमें लगाया गया है। और वो घटना कानपुर की नहीं थी, किसी और ज़िले की थी। वो उसको फ़िल्माते समय उसको थोड़ा-सा चेंज किया गया है कि किसी की भावनाएँ उससे दुखी ना हों। बाकी वो घटना सही है। तो आपने उसी तरीके से सफाया किया था जिस तरीके से दिखाया गया, या अब उसमें कुछ फ़िल्मी मसाला है, और सफाया आपने किया? सफाया हुआ। गोली आप ही की बंदूक से निकली? हाँ, उसमें से फ़िल्मी मसाला माइनस कर दीजिए तो वो सब सही है। मगर ये फैक्ट है कि गोली आपकी बंदूक से हाँ, निकली हाँ, और हाँ। अविनाश मिश्रा उस पे नाम जरूर था। हाँ, कह सकते हैं। 3 थे या ज्यादा बड़ा गैंग था? नहीं, नहीं, 3 ही थे। कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जो आपको लगा कि आपके खुद के रोंगटे खड़े हो गए? अब देखिए, किस्से तो बहुत हैं। लाइफ़ के 35 साल इसी में गुज़ारे हैं। और एक कलकत्ता का सीन था। एक
रनिंग एनकाउंटर था सुबह मॉर्निंग का 5:30 बजे। हम लोग वो गैंग एक किडनैपिंग करने आया हुआ था। हम लोग उसका वेट कर रहे थे। तो हमारे कुछ सीनियर वॉच करने गए और वो फिर पता नहीं धुंधला कोहरा बहुत हो रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ वो वापस नहीं आए। तो मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ। तो मेरे साथ एक लड़का रहता था पप्पू। हम दोनों जब उस गाड़ी के पास गए तो उसमें से फायर हो गया और वो फायर हमारे और पप्पू के बीच में से निकला, लेकिन पप्पू घबरा के नीचे गिर गया। मुझे लगा कि पप्पू को गोली लग गई है, तो मैंने कहा अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो ड्राइवर के लेफ्ट साइड में जो आगे सीट पे बैठा था लड़का, मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और मैंने अपना पूरा वेट नीचे डाल दिया कि अब ये फायर करें तो कम से कम मुझे ना लगे। लेकिन उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पार्किंग से लेके मेन रोड पे आ गए। अब मेन रोड पे वो मुझे बड़ी तकलीफ़ होने लगी, मैं घिसट रहा था। तो मैंने छोड़ो यार जाने दो, ज़िंदा रहे तो आगे फिर मुलाकात होगी। मैंने उनको छोड़ दिया और मैं ये क्रॉलिंग करता हुआ जाके डिवाइडर से टकराया। इतने में मेरा ड्राइवर सरफराज गाड़ी लेके आ गया। बोला उठिए साहब। उसने गेट खोला। मैं चूँकि गरम चोट थी, मुझे आइडिया था नहीं कुछ। मैं गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा सरफराज इनका पीछा करो, इसने पप्पू को मार दिया यार। और उसने गाड़ी भगाई। अच्छा सुबह का वक़्त 5:30-6 का, पार्क स्ट्रीट में मॉर्निंग वॉक पे लोग निकले हुए हैं। वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कोई शूटिंग हो रही है। और इसी बीच फायरिंग शुरू हो गई उस गाड़ी से। और एक बार तो ऐसा भस्ट फायर आया मेरे बिल्कुल सामने से और साइड से निकल गया। महाकाल की कृपा रही, या तो सरफराज ने कुछ अपना उसकी गाड़ी उसने इधर-उधर की होगी या जो भी रहा होगा, मैं बच गया। और जब मैं बाहर निकल के फायर कर नहीं सकता था, क्योंकि ना तो मुझे सही टारगेट मिलता और रिस्क भी ज़्यादा था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा गाड़ी पे, तो मैंने कहा कौन है यार? और तो देखा एक मेरा साथ का लड़का पीछे बैठा था। मैंने उससे पूछा मेरी एके कहाँ है? बोले है सर। तो मैंने निकालो यार। तो उसने एके निकाली। तो मैंने उस एके से फायर करना चाहा तो स्क्रीन की वजह से सही टारगेट मिल नहीं रहा था। तो मैंने उससे बोला यार तू फायर कर, मैं इसको पकड़ता हूँ आगे। उसका निशाना अच्छा था और मैंने कहा एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उसने हम लोगों ने मिलके पूरी मैगज़ीन खाली कर दी और गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने उससे सरफराज से कहा, मैंने सरफराज आगे देखो दूर एक चौराहा दिख रहा है। बोले जी सर। मैंने कहा इस चौराहे से पहले अगर तुम इसमें ज़रा सा भी कट मार दोगे तो वैन है पलट जाएगी तुरंत। बोला मैं कोशिश करता हूँ सर। और उसने उस चौराहे से पहले उस पे कट मार दिया और वो वैन जो है पलट गई। और उसमें से फिर बाद में जब कलकत्ता पुलिस भी आ गई तो देखा उसमें से 4 मर गए, 2 इंजर्ड, 4-4, 5-5 गोली खा के बच गए थे। तो वो जो पीरियड था, तब मुझे कई बार लगा कि प्रभु महाकाल बुला लिया आपने, अब तो फ़ोटो ही लगेगी, माला ही चढ़ेगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो एक मेरा मगर आप फिर भी बाहर निकल आए। हाँ, बता मैं। आप महाकाल के इतने भक्त हैं कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए। नहीं, मैं अब इधर थोड़ा-सा मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी ज्योतिर्लिंग को घर पे ही देखूँ और वहीं बैठ के प्रणाम करूँ। जब मौका मिलता है तो जाता हूँ। पूरा देश प्रदेश आपको गुरु जी के नाम से आज भी बुलाते हैं। हाँ, इसके हाँ। पीछे क्या राज है? वो दरअसल क्या है कि मेरे साथ जो लड़के रहते थे मेरी टीम में, तो मेरी कोशिश रहती थी उनको सिखाने का, कैसे पुलिसिंग की जाती है, कैसे राइटिंग वर्क किया जाता है, फील्ड में ऑपरेशन में क्या कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसमें 1-2 लोग जो नए-नए लड़के थे वो गुरुजी करने लगे। वो फिर धीरे-धीरे स्टाफ में फैलने लगा। स्टाफ से फैलते-फैलते वो जब बाहर कहीं जाते थे, तो कोई काम होता था, वो कहते नहीं पहले गुरुजी जो बताएँगे वही करेंगे। तो उस स्टेट की पुलिस भी गुरुजी कहने लगी और ये बढ़ते-बढ़ते फिर मेरे सर्किल में हो गया। मुझे सीनियर अफ़सर भी कभी-कभी मज़ाक में कर बोल देते हैं, और गुरु क्या हाल है? तो ये इस तरह फैलता गया ये गुरुजी। क्या घर वाले भी इसी नाम से? नहीं, नहीं, घरवाले तो ख़ैर ऐसा कोई है नहीं जो नाम ले मेरा। मेरे फ़ादर थे तो मम्मी-पापा जब थे तो वो मेरे घर का ही नाम लेते थे, तो ये गुरुजी और अविनाश कोई मतलब नहीं। फादर से
मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपके फ़ादर का, आपके पिताजी का जो रोल दिखाया गया में, इंस्पेक्टर अविनाश में, जी। वो ये दिखाया गया कि वो आपको हर बात पे टोकते थे, आपको हर बात पे सही रास्ता दिखाना चाहते थे और आप जो थे वो थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड जो था आपका वो रिवोल्टिंग था। नहीं, ऐसा नहीं था। ये चीज़ शुरू हुई थी जब मेरे दिमाग में ये पुलिस का भूत चढ़ा कि मुझे पुलिस बनना है। तब से वो हमारा और बाबूजी का वो वाद-विवाद शुरू हुआ था। वो फ्रीडम फाइटर थे और बहुत सच्चे और देशभक्त इंसान थे। उनका मानना था कि पुलिस जो है बहुत ही करप्ट चीज़ है, तुम इसमें मत जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि नहीं, मैं पुलिस में जाना है मुझे। पुलिस बहुत पावरफुल होती है और ये जिसकी चाहे उसकी मदद कर सकती है और दुष्टों का नाश तो कर ही सकती है। तो उस पे मेरा उनका चलता था। वो हमेशा टोकते थे, क्यों तुम जा रहे हो और जब चले गए तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं इस तरह रहता था। लेकिन मैंने भी उनको वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा पुलिस अफ़सर बन के दिखाऊँगा जिसका नाम लोग याद करेंगे। तो जाते-जाते प्रसन्न थे। अविनाश जी, आपने इतने क्रिमिनल्स का सफाया किया और आपने एसटीएफ की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल रहा आपका, उसकी गठित में। ये तब फॉर्म हुई थी जब श्री प्रकाश शुक्ला एक खूंखार माफिया प्रदेश में पैदा हुआ था। आज आप बिना सिक्योरिटी के चलते हैं, कोई गनर नहीं आपके साथ, कोई शैडो नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, आपको कोई डर नहीं लगता? देखिए, जब मैं जॉब में था तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। उसके बाद 2014 में वो किन कारणों से एक्स कर दी गई। फिर रिटायरमेंट होते-होते डिपार्टमेंट की भी सिक्योरिटी चली गई। मुझे अफ़सोस इसलिए नहीं है और डर इसलिए नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के कहने से, ना तो पॉलिटिशियन के कहने से, ना सीनियर अफ़सर के कहने से कोई काम किया। और क्राइम जगत में ये मशहूर है कि अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसका कोई बुरा नहीं मानता। कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, छोटे से लेके और डी कंपनी या फलानी कंपनी या जो भी है। लेकिन अगर उनको लगता है कि हाँ यार, ये इसका इन्वॉल्वमेंट इस गैंग से है, इसके कहने से कर दिया, उससे, पर्सनल रंजिश अगर हो। तो फिर वो डर रहता है। और चूँकि मैं जब भी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, मैं अपने आप को कहीं दोषी नहीं मानता, इसलिए मैं बेफ़िक्र होके महाकाल की छत्र छाया में घूमता हूँ। ये बहुत बड़ा कारण है कि और महाकाल का आशीर्वाद है आपके हाँ, ऊपर। और रही सिक्योरिटी की बात, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि यार ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, कहीं हो ना जाए, उनकी समझ में आएगा तो देंगे, नहीं देंगे तो हर हर महादेव। स्ट्रांग बिलीवर हैं आप। यस, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया इसलिए। अविनाश जी, आपके लिए कहा जाता है कि आपकी कहीं पे पोस्टिंग होती थी और आपको वहां नहीं रहना होता था, तो आप वहां के बाहुबली से पंगा ले लेते थे या छेड़ देते थे, तो आपकी पोस्टिंग हो जाती थी। इसके पीछे क्या राज है? ये सही बात है। मुझको यहाँ नहीं रहना होता था, तो मैं देखता था कि यहाँ पे कौन मज़बूत आदमी है और कौन बिगड़ैल आदमी है, तो मैं उससे पंगा लेता था, किसी न किसी तरीके से। चाहे उसके आदमी बंद करने पड़े या कुछ करना पड़े, मैं करता था। और मेरा एसटीएफ में आने का ये एक बहुत बड़ा कारण था। मेरी पोस्टिंग हो गई मऊ, और मऊ से मेरा घर भी दूर और वहाँ का माहौल भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने सारी नौकरी पश्चिम में की थी। तो मैंने वहाँ के बाहुबली से पंगा लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पोस्टिंग लखनऊ हुई और फिर मैं एसटीएफ में आया। आपने कितना टाइम एसटीएफ में बिताया? मैं एसटीएफ बनी सब हम लोगों के साथ जितने लोग थे, और मैं 2009 तक एसटीएफ में रहा। उसके बाद आपने उससे बड़ी जंप मारी और आप एटीएस में चले गए। मैं एटीएस में गया। क्या कारण रहा? कारण कोई विशेष नहीं था। एसटीएफ में नौकरी करते-करते अब वही माफिया खेल रह गया था। ये इनामी बदमाश, वो इनामी बदमाश, और धीरे-धीरे बड़े-बड़े बदमाश बचे नहीं थे। कोई 10,000, कोई 20,000, क्या कोई ऐसा नक्सली-फक्सली टाइप का था। तो मन में हुआ कुछ एटीएस में चला जाए, जहाँ इंटरनेशनल गेम खेलने को मिलेगा। और
वहाँ पे अधिकारी भी बहुत अच्छे थे, राजीव कृष्णा जी, राजू सब्बरवाल साहब। तो मैंने कहा चल के एटीएस में जाते हैं। तो एटीएस में मेरी डीजी विक्रम सिंह साहब थे। मैंने कहा सर अब कुछ बड़ा गेम खेलना है, एटीएस में जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है जाओ। और फिर एटीएस में गया और फिर खेला इंटरनेशनल खेल। मतलब आपका माफियाओं को सफाया करने में और मारने में आप बोर हो गए और आपने एसटीएफ छोड़ के एटीएस ले ली। एटीएस ज्वाइन कर लिया। क्या बात है अविनाश जी, हाँ, ये तो ये सौभाग्य होगा उन माफियाओं का जो आपके हाथों बच गए होंगे। नहीं कुछ बचे भी नहीं थे, कुछ पॉलिटिक्स में चले गए थे, कुछ अपने बिजनेस में हो गए थे, कुछ अंदर तो थे। आप बोर हो गए। तो अब था नहीं, अब छोटे छोटों के साथ खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बड़ा गेम खेलते हैं इंटरनेशनल। तो वो एटीएस प्लेटफॉर्म था एक, और मिला भी बहुत खेलने को वहाँ पर, बहुत खेला। आपकी सीरीज में एक इंसिडेंट आता है कि लेडी अपने हस्बैंड को मरवा देती है, जो ऋषिकेश वाला जो सीन था, हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो बड़ा बदमाश था, कई मर्डर थे उसके ऊपर, कुछ था। तो उसको शायद अपनी बीवी पे कुछ शक था रहता था, क्योंकि जाता ही था 6 महीने में, कभी इधर इस शहर में मकान ले लिया, कभी उस शहर में मकान ले लिया, और फिर जाके अपनी पत्नी के साथ बहुत बदतमीजी करता था, जानवरों जैसा व्यवहार करता था। तो वो तंग आ गई थी। तो होता क्या है कि फिर कोई ना कोई हमदर्द मिल जाता है। तो वो चाहती थी कि ये ख़त्म हो और मेरा जीवन जो सुखमय गुजरे। तो उसने वो फिर अच्छा, हमको ज़रूरत भी थी उसकी, वांटेड था वो एक मर्डर में। तो वो उसने सूचना दी थी, तो हम लोगों ने उसको फिर ऋषिकेश में मारा था। आपने उसको बड़े बाजार में ही मारा? नहीं, हमने, होता क्या था कि हम लोग उसको ढूँढते थे, वो मिलता नहीं था। तो एक दिन उसका फ़ोन आया, आप लोग सर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हम लोग तो लगे हुए हैं, वो मिल ही नहीं रहा है। बोले आप लोग शायद वहाँ पे वो है ना ब्रिज, क्या नाम है? अरे हर की पौड़ी? नहीं नहीं, हर की पौड़ी नहीं, ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला, क्या नाम है वहीं। तो हम लोग उसके ऊपर रहते थे, वहीं पे अपना देखते रहते थे। तो उसने बताया था वो तो नीचे बोट से जाता है, पानी के रास्ते से। फिर हम लोगों ने वहाँ गाड़ा लगाया, तब वो मिला, फिर फायरिंग हुई, मारा गया वो। आपको कभी बीच बाजार में या मार्केट में कभी आपको नहीं लगता था कि मैं गोली ना चलाऊं? नहीं, बहुत मौके ऐसे आए सामने से, मार्केट में, भीड़ में, ऐसी वैसी जगह जहाँ सामने होते हुए क्रिमिनल को निकलने दिया। कि भाई क्रिमिनल तो दोबारा मिल सकता है, कोई घटना घटित हो गई, कोई पब्लिक का आदमी मारा गया या कुछ हो गया, एक तमाशा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि फिर मुलाकात होगी बाद में। तो ऐसा कभी रिस्क लेते नहीं थे हम, कि जिससे कोई पब्लिक डिस्टर्ब हो या कोई मारा जाए या चोट आए किसी को। तो अवॉइड करते थे कि निकल रहा है, जाने दो इसको। आपकी ये जो कैजुअल स्टेटमेंट है कि फिर मुलाकात होगी, जी। इसके पीछे एक बहुत अ, अ, दबंगई वाला एक एटीट्यूड था कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। भाई देखिए, हमारा काम पुलिस का है बदमाशों को ढूंढना, पकड़ना। बदमाशों का काम है क्राइम करना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे तो मुलाकात होगी ही ना। पुलिस का काम तो क्योंकि हमको बदमाश। अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, उसको अपनी बदमाशी नहीं छोड़नी, और दुनिया बहुत गोल है, तो ये सोच रखते थे। तो अविनाश जी, पुलिस का काम तो माफिया को पकड़ के, बदमाश को पकड़ के कोर्ट ले जाने का है। यस। आप तो काफी टाइम वहीं पे डिसीजन दे देते थे। नहीं, परिस्थितियां बनती थी, हम कौन होते हैं डिसीजन देने वाले भाई। ऐसी परिस्थितियां बनती थी तो वो होता था, वरना तो बहुत सारे बंद किए हमने, आज भी उनकी एविडेंस में जाना पड़ता है। वही परिस्थितियों का खौफ अविनाश मिश्रा है। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि प्रभु ऐसी परिस्थितियां बना देते थे, फिर उसकी आवाज़ तो दूर तक जाती थी। अगर दोबारा कोई सीरीज बननी हो इंस्पेक्टर अविनाश पे, हम्म। तो आप रणदीप हुडा जी को चाहेंगे आपका रोल प्ले करें या कोई और एक्टर? डिपेंड करता है कहानी के ऊपर। कुछ कहानी ऐसी हैं जिसमें रणदीप को ही मैं चाहूँगा कि वही करे, वो करेगा भी। हम लोगों का बहुत, वो बड़े भाई की तरह मुझे स्नेह करता है और मैं भी उसको छोटे भाई की तरह, तो वही करेगा। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कोई स्टार कर सकता है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा हम्म। कि
इंस्पेक्टर अविनाश सीरीज 2 बहुत जल्द आने वाली है, रेडी है, और वो एक इंस्पेक्टर अविनाश का शायद प्रीक्वल है नहीं कि वो कैसे बने। नहीं, अभी आने वाला है इसका पार्ट, जो अभी आपने इंस्पेक्टर अविनाश देखी, इसका पार्ट आने वाला है अभी। उसके बाद प्लानिंग चल रही है कि इंस्पेक्टर अविनाश बना कैसे, वो कहानी है, वो थर्ड पार्ट होगा। वो थर्ड होगा। और उसके बाद भी और भी हैं, क्योंकि अभी इंस्पेक्टर अविनाश में और जो इसका पार्ट आने वाला है वो मेरी लाइफ का भी 6-7% भी नहीं है। तो बात चल रही है, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे बात चल रही है, कुछ स्टार्स से बात चल रही है। जब देखिए कब मौका आता है। कोई अविनाश जी ऐसा मोमेंट, इमोशनल मोमेंट जो आपने सीरीज देखी और आपको लगा कि आपका मन थोड़ा उदास हो गया या आप इमोशनल हो गए, कोई ऐसा सीन? उसमें एक सीन दिखाया गया कि बाबूजी के साथ बदतमीजी करते हुए, वो मुझे खराब लगा। आपके पिताजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर थी। नहीं, वो उसमें दिखाया गया ना, कुछ बदमाशों ने उनके साथ हम्म, वो हरकतें की थी। तो जबकि वो फिल्मी मसाला था, और अभी तक, आज के समय तक आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऐसी कृपा है महाकाल की कि मेरे परिवार के साथ कभी कोई ऐसी हिम्मत किसी ने की नहीं, इतना करने कोई के। माफिया क्यों उड़ता भाला अपने अंदर लेगा जब जानता हो कि सामने इतना सिद्धांत भरा और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और नामी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य होगा उत्तर प्रदेश का अगर कोई आपको ना जानता हो। अब आप कह सकते हो ये, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं तो सिर्फ प्रभु की कृपा मानता हूँ। आपकी ये जो मुस्कुराहट है ये बहुत कुछ बोल जाती है। अविनाश जी, जैसे कि दिखाया गया इंस्पेक्टर अविनाश में, ज्यादातर कई मौकों पे आप बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट के ही चले गए, क्या ये फैक्ट है? हाँ, मैं नहीं पहनता था, गोली बल्कि का डर? मुझे नहीं लगता कि जब लगनी होगी तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सब सीने पे ही लगेगी, सिर पे भी तो लग सकती है। तो सिर पे तो नहीं बुलेट प्रूफ पहने हुए होते थे। तो और महाकाल की कृपा। महाकाल की कृपा है। और देखिए, एक बड़ा कड़वा सच है, जैसे स्वीकार कर लेना चाहिए हर इंसान को, कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, भ्रम में मत जियो भाई। जब चलनी होगी चल जाएगी, जब लगनी होगी लग जाएगी, जब आना होगा तो वक्त आ जाएगा। और जब तक नहीं आना, बस हर हर महादेव जय महाकाल करते रहिए। आप आज भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपना वेपन कैरी करते हैं? यस। जब पुलिस में नहीं आया था तो कट्टे इस्तेमाल करता था, जब पुलिस में आ गया तो सरकारी वेपन, पिस्टल, रिवॉल्वर, AK-47। अब रिटायर हो गया तो अपने पर्सनल वेपन। तो उससे तो चोली दामन का साथ हो गया है ना। वो तो मोबाइल एक पल के लिए आप भूल सकते हैं, मगर पिस्टल नहीं। दोनों चीज़ें नहीं भूलता मैं, ना मोबाइल ना पिस्टल। और पिस्टल से मोहब्बत ज्यादा है। हाँ, वो तो है ही भाई। साथ उसने आपको बहुत दिया। अविनाश जी, जैसे कि सीरीज में दिखाया गया, आप एक टाइम पे 10-10 मोबाइल, जैसे कोई पीसीओ की दुकान हो, इतने मोबाइल आप कैरी करते थे, उसका क्या रास्ता? देख, क्या है कि आपने सीरीज में देखा होगा कि रणदीप के साथ एक लड़का चलता है जो एक बैग लिए रहता है ब्लैक कलर का, बिल्कुल। उसमें मोबाइल ही रहते थे, कम से कम 10-11 मोबाइल। और आपने सुना नहीं होगा, उस मोबाइल में 4-4 सिम के मोबाइल रहते थे। मतलब 40 नंबर? नहीं, किसी में 2, किसी में 1, किसी में, लेकिन ऐसे भी थे जिसमें 4 सिम लगते थे। और मुझे कुछ मेरे मित्रों ने ऐसे मोबाइल मुझे बनवा के दिए थे जिसमें फ्रंट कैमरा मोबाइल का, नहीं सुना होगा आपने कभी, वो रहता था। मेरा नेटवर्क इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मेरा एक आध मोबाइल से काम नहीं चलता था। और थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती थी कि भाई हम ही होशियार थोड़ी ना, हमसे ऊपर की बड़ी बड़ी एजेंसियां। तो वो नंबर, मोबाइल, ये सब अलग रखा करते थे, और मेरे साथ ही रहते थे सब। और कमाल की बात क्या है, मेरे साथ जब कोई रहता था तो उसको
अगर मेरे साथ आध घंटे भी रह गया तो उसको 20-25 कॉलर ट्यून सुनने को मिल जाती थी। हर मोबाइल में अलग-अलग गाने की कॉलर ट्यून फीड थी। तो मैं समझ जाता था ये फलाने का है, उठाओ भाई लाओ। अविनाश जी, जब आप एटीएस में गए हुँ, तो आपने इंटरनेशनल रैकेट में भी हाथ डाला। हुँ, आपके एजेंट आपने बनाए, हुँ, बनाए। हुँ। दरअसल क्या है कि जब सीनियर्स अच्छे होते हैं ना, तो फिर काम करने का और आनंद आता है। मेरे सीनियर उस समय थे राजीव सब्बरवाल साहब, जिन्होंने मुझे फ्री हैंड दे रखा था और एजेंसी से, सेंट्रल एजेंसी से बड़े अच्छे रिलेशन थे और वो लोग जानते थे कि यार अविनाश ये जो कर रहा है, राष्ट्रहित में कर रहा है। तो मेरे कई कंट्री में एजेंट थे। मेरे स्पेन में, मलेशिया में, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब 5-6 कंट्री में तो थे ही थे। और तभी तो मज़ा आता था ना एटीएस में, इसीलिए तो गए थे इंटरनेशनल खेल खेलने के लिए। वो खेला, खूब खेला। आप देखना कभी 2008-9 के बाद आपको मार्केट में कहीं फेक करेंसी नहीं दिखी होगी। अब थोड़ी-थोड़ी प्रिंटिंग आने लगी है। इतने साल तक कहीं फेक करेंसी नहीं दिखी थी। टेरर की घटना कहीं नहीं देखने को मिली होगी। जब से लेके आज तक कोशिश हुई होगी एक आधा, लेकिन नहीं मिली। वो सब वही खेल था जो खेलने गए थे एटीएस में। अविनाश मिश्रा एक बड़ा नाम था, जिसने सिर्फ माफियाओं का सफाया नहीं, फेक करेंसी का रैकेट भी बस्ट किया और काफी हद तक टेररिज्म की भी रोक लगाई। बड़े लेवल पे, बड़े। हाँ, मतलब कंट्री से बाहर। ये तो हमारे और उसमें उस समय हमारे डीजी विक्रम सिंह साहब रहे, बिजलाल साहब रहे, राजू सब्बर साहब रहे। तो बहुत खुला हाथ था, मज़ा आता था खेलने में। और एजेंसियों का बड़े सपोर्ट रहता था। आपके लिए ये खेल था और उन माफियाओं के लिए और टेररिस्ट के लिए तो ये एक जंग थी कि अविनाश मिश्रा आ रहा है, तो ये जंग की तैयारी हो रही है। अब मेरी जंग ऐसी रहती थी कि उनको हवा ही नहीं लगती थी कि किस दिशा से आएगी ये। तो वो जंग नहीं होती थी, वो सीधा वार होता था। कृपा रही आपके ऊपर। So that's a wrap for this inspiring episode of the Indie Talk Show. थैंक यू अविनाश जी, आप हमारे शो पे आए, आपने हमें बहुत अच्छा लगा। Please make sure to like, share, subscribe and hit the bell icon so that you don't miss any episode of the Indie Talk Show. Thank you.